हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के आर्ट्स में हमने मिड पॉइंट थ्योरम और उसका प्रूफ देखा था। मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है तुम्हारे सिलेबस की, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, इसका प्रूफ भी हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो और मैंने ये भी साथ में बोला था कम से कम 2 या 3 बार तुम इसका प्रूफ अपने ओन पर ट्राई करो उन्हें, है ना, इस प्रूफ को, ताकि अच्छे से तुम्हें समझ आए कि हाँ ये तुमसे हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं यही चीज़ें तुम्हें करनी होंगी। अब इसके अलावा एक और है थ्योरम, दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जैसे कि नाम से इंप्लाइड है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी जो वहां हमने प्रूव किया था मिड पॉइंट थ्योरम में वो यहाँ गिवन होगा, और जो वहां हमें गिवन था वो यहाँ प्रूव करना होगा। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम a line drawn from midpoint of one side of a triangle. A line drawn from midpoint of one side of a triangle parallel to another side meet the या intersect the third side at its midpoint. देखो मिड पॉइंट में क्या था, 2 साइड्स के मिड पॉइंट गिवन थे और ये प्रूव करना था उनको ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल। या गिवन है कि पैरेलल है और वो मिड पॉइंट प्रूव करना है। एक लाइन का तो गिवन ही है मिड पॉइंट, यानी एक तरीके से इसको फिगर से समझें तो कुछ इस तरीके से है कि मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब ये ट्राइंगल है एबीसी, अब इसमें गिवन है डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। अब एक लाइन जो है डीई वो गिवन है हमें पैरेलल है टू बीसी। अब ये डी के थ्रू, यानी डी तो गिवन है मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, यानी ए डी इक्वल टू बी डी गिवन। फिर ये भी गिवन है डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये ई पॉइंट। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E को क्या प्रूव करना है, मिड पॉइंट ऑफ AC। यानी अगर ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिखें तो गिवन तो हो गया हमारे पास, गिवन अ ट्राइंगल ABC in which AD equal to DB, in which D is midpoint of AB, in which D is midpoint of AB, and DE is parallel to BC. ये गिवन। अब प्रूव क्या करना है हमें, we have to prove that E is midpoint of AC, या यूं कह लो we have to prove AE equal to C। E is midpoint of AC या AE equal to C, जो भी लिखना चाहो। अब वही है कि गिवन चीजों से तो अभी हम प्रूव नहीं कर सकते, तो इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस बार हम ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि वी विल ड्रॉ अ लाइन, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB, या BA नाम दे दो जो भी। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। अब कहां से लाइन ड्रॉ करोगे, थ्रू C। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB थ्रू C which meets या which intersects, intersect वर्ड यूज कर लो या मीट कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। which intersects, अब किसको इंटरसेक्ट करेगी, DE extended at F, और D को बढ़ा दो, which intersect DE extended at F। यानी मैं बता देता हूँ क्या करेंगे हम ये करेंगे कि AB के पैरेलल एक लाइन बना देंगे C के थ्रू। जो कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से कर रहे हैं उसके लिए ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर दी, और DE को भी बढ़ा देंगे, DE लाइन को आगे की ओर बढ़ा देंगे। अभी दोनों जहां कट करेंगे इसको पॉइंट F नाम दे दो, ठीक है।
मिड पॉइंट में तो क्या किया था, डी को उतना ही एक्सटेंड किया था जितना इक्वल टू ईएफ है, या उसमें मैंने बताया था ऐसे पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी कर सकते हो यहाँ उस वाली मिड पॉइंट थ्योरम में। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो चीज समझ में आ रही होगी तुम्हें। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी ये कर सकते हो डी के इक्वल ई वो भी कर सकते हो, पर मैं दोनों में एक एक अलग अलग चीज बता दी है, मतलब दोनों दो तरीके हैं कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या किया था, डी को उतना ही एक्सटेंड किया था एफ तक जितना डी की लेंथ है, या उसमें भी ये कर सकते थे ए बी के पैरेलल एक लाइन बनाते थ्रू सी विच इंटरसेक्ट डी। कुल मिला के हमारा बेसिकली पर्पस है ये दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो, उसमें तो कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो गए थे, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, इसमें यही कंस्ट्रक्शन सही रहेगा क्योंकि हमें पैरेललोग्राम, अब यहाँ पे देख सकते हो नहीं पैरेललोग्राम बन रहा है ये BCFD। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि प्रूफ की, तो प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, देखो AB के पैरेलल हमने CF बनाया और AB का ही पार्ट है BD, तो हम ये कह सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल BCFD, इन क्वाड्रिलेटरल BCFD BD इज पैरेलल टू CF। इसका रीजन क्या लिख देंगे, सिंस AB इज पैरेलल टू CF बाय कंस्ट्रक्शन। इस वजह से लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देख सकते हो DF इज पैरेलल टू BC, इसका रीजन क्या है, सिंस BC इज पैरेलल टू D, ये गिवन है, एंड DF इज एक्सटेंडेड DE, और DE को ही तो बढ़ाया गया है, DF इज एक्सटेंडेड DE। तो इसमें हम पहले उसमें तो अगर तुमने देखा होगा पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, फिर हम देखता था कि पैरेललोग्राम बन रहा है, यहाँ पे दिखा दिया पहले पैरेललोग्राम बन रहा है, अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर देंगे तो A इक्वल टू C हो जाएगा। बात समझ आनी, तो अपने ओन पर आगे से आगे ट्राई करना है, अगर अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया है तो अगर यहाँ तक बताने के बाद, कंस्ट्रक्शन बताने के बाद भी समझ में आ रहा है कि अब क्या करना है, तो वीडियो पॉज करो, अपने ओन पर करो, ओके। तो हैंस, तो फिर लिख लेना, सिंस both pair of opposite sides are parallel, therefore क्या हो जाएगा, therefore BCFD is a parallelogram। तो BCFD is a parallelogram। अब ये पैरेललोग्राम प्रूव करने से हुआ क्या, जब ये तुम पैरेललोग्राम प्रूव कर दोगे, अब पैरेललोग्राम में हम जानते हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, तो therefore BCFD is a parallelogram that is BD equal to CF, that is BD equal to CF, ठीक है ना। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। भाई BCFD को तुमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया BCFD को, तो इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो दैट इज BD इक्वल टू CF हो जाएगा। इसका रीजन लिख देना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी BD और FC इक्वल हो गई। यानी बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हमें इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AE और C बाय CPCT इक्वल हो जाएंगे। तो अब BD और CF इक्वल, तो BD लेकिन AD के इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब एक तरीके से AD इक्वल टू CF हो गया, यानी इन दो ट्रायंगल में एक साइड इक्वल मिल गई। बाकी तो तुम क्या करोगे कि अब एक ही एंगल तो इक्वल दिख ही रहा है वर्टिकली अपोजिट, और बाकी तुम ये देख सकते हो AB और CF पैरेलल हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर ये पैरेलल हैं AB और CF, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है, इससे लिख देना, सिंस AB is parallel to CF,
therefore since AB is parallel to CF, therefore angle BAE, AB parallel to CF, since AB is parallel to CF by construction है, therefore angle BAE equal to angle FCE। इसका रीजन क्या हो जाएगा? ये एंगल को नाम दे दो, 1 और 2 दे दो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऐसे लिख लेना। तो therefore BAE equal to FCE, और इसका रीजन ऑल्टरनेट एंटी एंगल्स या सिंपली ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं। ये एंगल्स के लिए सिंपल है ना, से एंगल बना दिया और एस लगा दिया तो एंगल्स हो गए। अब अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करें, इन ट्रायंगल DEA, इन ये ट्रायंगल का सिंबल बनाया मैंने, इन ट्रायंगल DEA एंड ट्रायंगल FEC, अगर इन दो ट्रायंगल की बात करें तो हम एक चीज तो ये कह देंगे कि AD इक्वल टू CF। इसका रीजन लिख देना क्या, सिंस AD इक्वल टू BD गिवन एंड BD इक्वल टू CF प्रूव्ड, तो सिंस AD इक्वल टू BD गिवन था एंड BD इक्वल टू CF ये हमने प्रूव किया, तो AD इक्वल टू CF हो गया। ठीक है, दूसरा एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF, इसका रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इन शॉर्ट VOE। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, ये जो दो एंगल है ना, इनको नेमिंग दे दो चाहो तो 1 और 2 यहीं पर, या ऐसे लिख दो कि डायरेक्टली एंगल DAE इक्वल टू एंगल FCE, रीजन वही ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये कौन सी कॉन्वेंसी हो गई, अगर हम देखें ये दो एंगल इक्वल हो गए, ये साइड्स हैं इस तरीके से इक्वल हो गई हैं। ठीक है ना, तो ये AAS कॉन्वेंसी हो गई। तो ये वाले एंगल भी कह सकते थे कि ये इक्वल है, ये दोनों भी कैसे, वही सेम रीजन हो जाता ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि AB और CF पैरेलल है, तो उस केस में तुम्हारी AS हो जाती। मैंने ये वाली ले लिए तो AAS हो गई, तो मेरी कॉन्वेंसी AAS हो गई, तो क्या लिखूंगा, तो therefore by AAS convency, तो therefore by AAS convency, therefore by AAS convency triangle DAE, या DEA इनिशियली मैंने नेमिंग देती तो DEA ही ले लेता हूँ, therefore DEA is congruent to FEC, तो implies that AE equal to CE, और इसका रीजन CPCT, और ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन थ्योरम्स का प्रूफ तो पूछा ही जा सकता है। कई बार सब एक मार्क का भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, स्ट्रेट द मिड पॉइंट थ्योरम या स्ट्रेट द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये थ्योरम्स याद भी होनी चाहिए और इनके नाम भी यही है ना। तो जब एग्जाम में हम किसी क्वेश्चन में थ्योरम का यूज होगा तो उनका नाम लिख देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही थ्योरम्स, खास करके मिड पॉइंट थ्योरम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस इस सेंस में कि प्रूफ अगर जनरली पूछते हैं तो मिड पॉइंट का पूछते हैं कन्वर्स की बजाय, पर ऐसा नहीं है, इसका भी पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चंस की बात करें तो चाहे मिड पॉइंट थ्योरम हो चाहे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों ही फुल इंपॉर्टेंस वाली थ्योरम्स हैं, दोनों में से ही रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब नेक्स्ट हम इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास और शायद उससे नेक्स्ट क्लास में भी हम इन्हीं थ्योरम्स पर और इसी चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। तो अच्छे से इनको करो और अपने ओन पर ट्राई करते रहो। तो अब पहले कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, तुम्हारे नोट्स में भी हो सकता है कहीं मिल जाए ये सेम क्वेश्चंस तुम्हें या बुक में। अब होता क्या है कि अभी तक अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स तो हमने पढ़ लिया पैरेललोग्राम, सबसे पहले ट्रेपेजियम, फिर पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल, रोम्बस वगैरह हमने पढ़े। अब अगर मैं कहूँ कोई भी क्वाड्रिलेटर लो, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें कि भाई, क्योंकि अब हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है तो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट से रिलेटेड कुछ चीज दिमाग में हमारे आ सकती है। तो सपोज कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये कोई भी एक ऐसे क्वाड्रिलेटर बना दिया मैंने PQRS, ठीक है ना।
PQRS कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल अपनी इच्छा से कैसा भी बना लो, थोड़ा इस तरह बना देते हैं। तो मान लो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल PQRS तुमने बना दिया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ये PQRS, ये P, ये Q, R और ये S। अब मान लेते हैं कि इसके मिड पॉइंट्स हैं ABCD। अब इन मिड पॉइंट्स को कर देते हैं ज्वाइन। तो क्या लगता है ये ABCD जो ये फिगर बन के मिल रही है हमें ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल तो है, इसका तो कोई डाउट नहीं है, पर क्या है ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ये हमारे दिमाग में आ सकती है बात, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास रहेगा मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह का यूज करके। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका प्रूफ मतलब इसमें देख लेते हैं। बेसिकली वैसे जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक पैरेललोग्राम मिलता है, यानी यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो बेसिकली जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे आ जाएगा, प्रूव दैट figure obtained on joining midpoints of a quadrilateral of any quadrilateral या of a quadrilateral is a parallelogram. Figure obtained on joining midpoints of any quadrilateral is a parallelogram. या एज अ रिजल्ट इसको ध्यान रख सकते हो, हालांकि इसका प्रूफ तो अभी हम देखेंगे। फिर ऐसे ही हमारे दिमाग में आएगा कि अगर क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिए तो पैरेललोग्राम मिला, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो क्या मिलेगा, या रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स या रोम्बस या स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कौन सी फिगर मिलेगी। ये सब बातें हमारे दिमाग में आ सकती है ना, तो उसके भी आंसर्स करेंगे और उनको एज जो भी हमारे ये फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उनको भी आगे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस से कभी पूछे तो डायरेक्ट मार्क कर दे, क्योंकि वहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि बैठ के प्रूफ करें। तो एग्जाम में मान लो ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कोई आ जाता है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन तो ये रहेगा, लगभग यही लैंग्वेज रहेगी। तो तुम क्या लिखना, सबसे पहले अब तुम्हें ना फिगर दी हुई है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो तुम अपनी तरह से मान लोगे लेट PQRS is a quadrilateral, let PQRS is a quadrilateral, ठीक है, and A, B, C and D are midpoints of, अब वो मेंशन भी करनी पड़ेगी किसकी साइड है। तो A जैसे कितना मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ PS, PQ, QR एंड RS रिस्पेक्टिवली। तो लेट PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ABCD और ये सब है ना इसके मिड पॉइंट्स। अब हमें क्वेश्चन से मालूम है कि ये प्रूव करना है कि ABCD एक जो फिगर बन रही है वो मिड पॉइंट्स है। अब क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने बताया यूज किसका करेंगे, कहीं ना कहीं अब वैसे भी क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ कि मिड पॉइंट्स गिवन है तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा, या ऐसे कुछ गिवन होगा कि एक मिड पॉइंट गिवन होगा फिर एक लाइन पैरेलल तो कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट का यूज होगा। तो यहाँ तो दो मिड पॉइंट्स एक तरीके से गिवन है तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मिड पॉइंट थ्योरम का तो यूज करने के लिए ट्राइंगल होना चाहिए, तो अब किसी ट्राइंगल के तो मिड पॉइंट्स गिवन नहीं है एक तरीके, तो यानी हमें ट्राइंगल अपनी तरफ से एक तरीके से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन PR, एक तरीके से हमने PR को ज्वाइन कर दिया, कोई भी एक डायगोनल ले लो, लेट्स से ज्वाइन PR को तुमने ज्वाइन कर दिया। तो अब जैसे ट्राइंगल बन गया SPR, तो ज्वाइन PR। नाउ इन ट्राइंगल SPR A किसका मिड पॉइंट है, इन ट्राइंगल SPR A is midpoint of PS and D is midpoint of RS. D is midpoint of RS. तो यानी midpoint थ्योरम डायरेक्ट लग जाएगी। Therefore, by midpoint theorem, क्या आ जाएगा हमारे पास, therefore by midpoint theorem AD
क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? ये तो है कि लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट. तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम AD is parallel to PR and AD equal to half PR. AD is parallel to PR and AD is equal to half PR. कोई प्रूव अगर करने की जरूरत नहीं, प्रूव हो चुका है मिड पॉइंट थ्योरम में, बस ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया. सिमिलरली अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, और कौन सा ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जिससे कि दो साइड्स का मिड पॉइंट होना, तो QPR बन रहा है. तो सिमिलरली इन ट्राइंगल QPR B is midpoint of PQ and C is midpoint of QR. C is midpoint of QR. Therefore, by midpoint theorem, now इसमें by midpoint theorem क्या हो जाएगा? Therefore, by midpoint theorem, भाई B क्या है midpoint किसका है? PQ का. तो B is midpoint of PQ, C is midpoint of QR. तो ये ट्राइंगल QPR देखो, B also line joining BC is parallel to QR and is half of it हो जाएगा. तो therefore, by midpoint theorem, BC is parallel to PR and BC is equal to half PR. यानी देखो AD पैरेलल था किसके? PR के. BC भी पैरेलल टू PR. तो यानी इन दो रिजल्ट से क्या कंक्लूजन निकला? तो हेंस लिखना सिंस AD is parallel to PR या फ्रॉम द अबव टू रिजल्ट ऐसे कह लो. तो यहाँ यूं लिख लो सिंस AD is parallel to PR and BC is parallel to PR, lines parallel to the same side are parallel to each other. So since AD is parallel to PR and BC is parallel to PR, therefore AD is parallel to BC. और हमें ABCD को क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम. तो ये तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव कर दिए. एक तो कर ही दिया है, या फिर ये भी बताया था एक पेयर जिसको पैरेलल प्रूव किया है उसी को इक्वल भी प्रूव कर दो तो भी वो पैरेललोग्राम होता है. तो आप देख सकते हो सिंस AD इक्वल टू हाफ PR एंड BC इक्वल टू हाफ PR, तो सिंस AD इक्वल टू हाफ PR है एंड BC is also half PR, therefore AD equal to BC. तो सिंस वन पेयर ऑपोजिट साइड यानी वही जो सेम पेयर ऑपोजिट साइड है पैरेलल है वही इक्वल है, तो सिंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स of ABCD या of quadrilateral ABCD is parallel and equal, therefore ABCD is a parallelogram. ठीक है, तो एक पेयर ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल प्रूव कर दिया तो वो पैरेललोग्राम हो गया. ये हम पहले ही जान चुके हैं, जानते ही चीज. तो इस हिसाब से अब इसको प्रूव करने का एक और तरीका भी हो सकता था. तुम यूं भी कर सकते थे कि मान लो ये SQ भी ज्वाइन कर लेते हैं, PR तो मैं ज्वाइन कर ही लेते हैं, SQ भी कर लेते हैं. तो इससे तो क्या आ गया, ये AD पैरेलल टू BC आ गया था, और जब SQ ज्वाइन कर लेते तो AB पैरेलल टू CD मिल जाता. तो ये हो जाता बोथ पे ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो भी कह सकते हैं देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम. तो मेरे ख्याल से ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी. ठीक है, अब एक और कर लेते हैं. चलो, ये तो मैंने एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो पैरेललोग्राम बना. अब मान लेते हैं एक कोई रेक्टेंगल ले लेते हैं. अब एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बनेगा वो तो चलो हम देख लेंगे, पर हालांकि चलो पहले ही बता देता हूं क्या बनेगा. तो बनता है एक रोम्बस. प्रूव दैट फिगर ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल के अगर मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को, तो कौन सी फिगर मिलती है? रोम्बस. रेक्टेंगल के जब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो वी गेट अ रोम्बस. ठीक है, देख लेते हैं कैसे होगा. तो वही है, क्वेश्चन तो इसी लैंग्वेज में होगा, तो तुम अपनी तरफ से एक फिगर एक रेक्टेंगल ले लोगे. तो लेट ABCD is a rectangle, PQRR is midpoint.
और पी क्यू आर एस को ज्वाइन रेक्टेंगल के मालूम ही है सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। पी क्यू आर एस तुम देखोगे कि एक पैरेललोग्राम बन रहा होगा, यानी अपनी तरफ से हम ये लिख लेंगे लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल and ABCD is a rectangle and P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and AD respectively. ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है कि दैट PQRS इज अ रोम्बस। PQRS हमें क्या प्रूव करना है? दैट इट इज अ रोम्बस। तो क्या कर सकते हैं हम? वही चीज कि हिंट तो हमें मालूम ही है पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कहीं ना कहीं डायगोनल्स वापस ज्वाइन करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, वो ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो हम ले लेंगे वही A को C से ज्वाइन कर देते हैं, A को करते हैं हम C से ज्वाइन, ठीक है ना। और B को भी करना पड़ेगा D से ज्वाइन। क्यों करना पड़ेगा वो भी अभी समझा दूंगा। तो ज्वाइन AC एंड BD। अब क्या होगा? मिड पॉइंट थ्योरम यूज करोगे जैसे एबीसी ट्रायंगल में, तो PQ पैरेलल टू AC एंड हाफ AC आ जाएगा, ऐसे ही RS वगैरह। यानी कहने का मतलब कि PQRS पैरेललोग्राम है, इतना तो जहां वहां तक किया तो वहां तक कर ही सकते हो। ठीक है, अब एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है? रोम्बस। भाई पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल हो जाए तो रोम्बस हो गया। तो इतना तो क्लियर है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी PQRS पैरेललोग्राम है। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग हम कर ही सकते हैं। पूरा प्रूफ हालांकि मैं भी करूंगा यहाँ, पर मैं अपनी तरफ से एक बार बोलकर समझा रहा हूँ। जिनको अगर मेरे बोलने से समझ आ जाता है तो वो अपना वीडियो पॉज करें, अपने होम पे खुद ही ट्राई करें। तो PQRS पैरेललोग्राम प्रूव करने का तो बिल्कुल वही तरीका है। अब उसके बाद ये प्रॉपर्टी यूज कर लेना कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से क्योंकि AC और BD इक्वल हैं तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। दैट इज हाफ PQ इक्वल टू हाफ QR हो गया, या PQ इक्वल टू QR मिलेगा, यानी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल मिल जाए। आ रहा है समझे? नहीं आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं। तो ज्वाइन AC एंड BD इतना तो कर ही लेंगे। अब जैसे हम लिखेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप, पूरा प्रूफ हम कर रहे हैं इसको यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या कहेंगे? इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC, AB and BC respectively. Therefore by midpoint theorem, क्या हो जाएगा? Therefore by midpoint theorem क्या हो जाएगा? PQ is parallel to AC and PQ is parallel to AC and PQ equal to half AC। बेसिकली हमें रोम्बस प्रूव करना है, चारों को इक्वल प्रूव करना है, तो पैरेलल की ऐसे हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। PQ इक्वल टू हाफ AC ही बहुत रहेगा। लेकिन अब बिगनिंग में अभी तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तुम्हें क्या पता है इसकी जरूरत नहीं रहेगी, इससे ही हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, दोनों ही चीजें लिखनी है, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। सिमिलरली अब पूरा ऐसे ही दूसरा इन ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा बताओ? सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा? RS मिड पॉइंट्स रहेंगे, तो RS पैरेलल टू AC एंड हाफ। तो वो पूरा मैं इतना डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, उसी तरीके लिख देना R and S are midpoints of these two sides, यानी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? RS is parallel to AC and RS is equal to half AC by midpoint theorem।
मतलब क्या लिखोगे, पूरी लाइन लिख देना जैसे पहले वाले के लिए लिखिए। क्या लिखोगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC S and R are midpoints of AD and CD, therefore by midpoint theorem RS parallel to AC and RS equal to half AC। ऐसे पूरा लिख लेना। ऐसे ही अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABD P and S are midpoints of P and S are midpoints of P और S इसके midpoints है of AB and AD। Therefore by midpoint theorem, therefore by midpoint theorem क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABD P and S midpoints हैं, तो therefore by midpoint theorem PS is parallel to BD and PS equal to half BD। और सिमिलरली यही चीज ट्रायंगल BCD में कर लेना, तो क्या आ जाएगा, सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD QR is parallel to BD and QR is equal to half BD। अब क्या हो जाएगा, ये तुम लिखना also AC equal to BD। इसका रीजन क्या है, diagonals of a rectangle are equal। diagonals of a rectangle equal होता है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। diagonals of a rectangle are equal। also AC equal to BD, ठीक है। इसका रीजन diagonals of a rectangle are equal, तो implies that half AC equal to half BD, यानी दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो implies that अब हाफ AC के इक्वल क्या है, PQ। हाफ AC के इक्वल RS भी है, हाफ BD के इक्वल PS है, और उसी के इक्वल हाफ BD के QR। तो since all sides of PQRS, quadrilateral PQRS are equal, therefore PQRS is a rhombus। तो इस तरीके से इंप्रूव कर दिया कि PQRS therefore it is a rhombus। अब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मिड पॉइंट्स की बात की हुई है, यानी ट्रायंगल मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी, ठीक है। तो ट्रायंगल नहीं बने हुए तो अपनी तरफ से बनाने हैं इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करके, और वैसे भी जिन क्वेश्चंस में हमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करना होता है तो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं हमें वो, तो लेकिन हमें मालूम भी रहना चाहिए कब कंस्ट्रक्शन करना है नहीं करना, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान दो, है ना। और अब यहाँ पर जो मैंने प्रूव किया वो इस तरीके से डायरेक्ट रॉम्बस की चारों साइड्स इक्वल रहती है। तुम यूं भी कर सकते थे कि PQ पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर देते। कैसे, PQ पैरेलल टू AC है, PQ इक्वल टू हाफ AC है, सेम चीज RS के लिए, तो PQ और RS पैरेलल हो गए, PQ और RS इक्वल हो गए, तो PQRS एक पैरेललोग्राम है, इतना कर देते। फिर उसके बाद कोई एक चीज दिखा देते कि भाई ये एक ट्रायंगल ले लेते, तो PQ हाफ AC है, PS हाफ BD है, और PQ और RS तो पहले ही हम कह चुके हैं पैरेललोग्राम में PQRS, और उसकी एक एडजेसेंट साइड, दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, तो वो क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। यूं भी कर सकते थे, यानी पहले पैरेललोग्राम कर लेते, ठीक है, फिर उसके बाद ये दिखा देते कि PQ इज इक्वल टू PS, इतना बहुत था, तो यानी दो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होगी पैरेललोग्राम की, तो वो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। एक और चीज थी इसमें, अब यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की रेक्टेंगल की, ऑल डायगोनल्स बोथ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मैंने यूज नहीं लिया, इसका यूज करके भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, ठीक है, इसका यूज करके भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, ऐसी बात नहीं है। अब तुम कहो कि कैसे किया जा सकता था, ठीक है, तो वो बताने से अच्छा है मैं बताऊं, तुम खुद सोच के देखो, है ना। और कि देखो हमने रेक्टेंगल की जो एडिशनल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री ये पढ़ा, डायगोनल्स आर इक्वल ये पढ़ा। अब मैंने इसमें इस प्रूफ के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया, डायगोनल्स आर इक्वल।
अब किसी के दिमाग में ये हो कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, इसका यूज नहीं हुआ क्या? उसके यूज से भी इसको रोम्बस प्रूव कर सकते थे, तो उसका आंसर है बिल्कुल कर सकते थे। और कैसे कर सकते थे ये तुम इसके ऊपर सोचो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी हिंट दे दूंगा। इसके अलावा अब ये तो बात हुई सिर्फ अभी हमने क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल के लिए बात की, तो एक बार हम रिजल्ट्स को लिख लेते हैं और बाकी जो रिजल्ट्स हैं उनको भी लिख लेते हैं। उनका प्रूफ तुम्हारा करना, उनको प्रूव करना वो तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा। यानी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फिगर obtained on joining midpoints of a quadrilateral is a क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमें क्या मिला? इज अ पैरेललोग्राम। ये फिगर ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे ही फिगर ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है एक पैरेललोग्राम ही। इसका प्रूफ हमने देखा नहीं है, तुम्हें खुद ट्राई करना। ऐसी फिगर ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल होता है एक रोम्बस। ये अभी अभी इसका प्रूफ हमने देख लिया है, अभी अभी देखा। ऐसे ही फिगर ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ रोम्बस होता है रेक्टेंगल। इसका प्रूफ तुम खुद करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। फिगर ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ रोम्बस वो एक रेक्टेंगल होता है। ऐसे ही फिगर ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर वो एक स्क्वायर ही होता है। ये भी तुम्हारा होमवर्क है एक तरीके से, इसको प्रूव करोगे। अच्छा, सारे हो गए स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम नहीं हुआ है। ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने में क्या बनता होगा? ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर क्या बनता होगा? तो ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर भी एक पैरेललोग्राम ही बनता है। इसको भी करके देखो। तो इनमें से इन दो के तो प्रूफ मैंने तुम्हारे साथ अभी की क्लास में कर लिया। इन चारों के प्रूफ ये करना, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, ठीक है। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखें। थैंक यू।